हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपीएलटी ग्रेड का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर 6 तक हमने सारे के सारे सेट मिला के 180 क्वेश्चंस अभी तक कर लिया है और इस सेट में हम 25 और क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे सारा का सारा 205 टॉप क्वेश्चंस हम कर चुके होंगे। और इतना करने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत है, ताकि एक एक क्वेश्चंस, एक एक ऑप्शंस जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, वो चीजें हमें याद रहे। राइट, तो इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। और सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्शन ऑपरेशन इन स्टैक। हालांकि स्टैक के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में हमने सारा चीज पढ़ लिया है, लेकिन ये हमारा लास्ट सेट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें हम पढ़ लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ताकि चीजें हम भूल नहीं पाए। तो बोला जो स्टैक है उसमें इंसर्शन ऑपरेशन हम करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। क्या थीटा ऑफ एन होती है, क्या ओमेगा ऑफ एन होती है, क्या ओ ऑफ 1 होती है, क्या होती है सर। तो देखो, मुझे पता है और सबको पता है, जो मैंने आपको बताया है कि जो स्टैक है, स्टैक उसमें आप इंसर्शन ऑपरेशन करो या फिर डिलीशन ऑपरेशन करो, आप टॉप में करते हो। राइट, अगर मैं स्टैक यहां बनाने की कोशिश करूं तो आप क्या करते हो, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो टॉप में एलिमेंट इंसर्ट होता है, और अगर आप इसको रिमूव करते हो, अगर आप इसको पॉप करते हो, तो जो टॉप का एलिमेंट होता है वही पॉप होता है। तो चूंकि टॉप में ही आप डाल रहे हो, टॉप से ही निकाल रहे हो, तो जो ऑपरेशन होगा किसमें होगा, ओ ऑफ 1 में। एक बार ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, ओ ऑफ 1। थीटा ऑफ एन क्यों नहीं होगा, एन उस केस में होता है जब हम एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस करते हैं, तो इसीलिए हमारा थीटा एन नहीं होगा और ओमेगा ऑफ एन नहीं होगा। राइट, तो इसके बारे में आप यहां पढ़ लो। जो थीटा ऑफ एन है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उन पे निर्भर करता है, ना कि केवल एक एलिमेंट पे। लेकिन जो ओमेगा ऑफ एन होता है वो दिखाता है लोअर बाउंड को, जो लिनियर कॉम्प्लेक्सिटी से काफी ज्यादा होती है। उस ऑपरेशन होता है ओ ऑफ 1 में, जो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। और पहले से अगर आपने मेरा सारा सारा प्रैक्टिस सेट वीडियो देख लिया है, तब तो खैर आप क्वेश्चन देखते देखते ही टिक कर देंगे। नेक्स्ट, ए डैश सर्च begins the search with the first array element। एक डैश सर्च पहले एरे एलिमेंट से खोज शुरू करता है, मतलब किस टाइप का सर्च है जो फर्स्ट एलिमेंट से सर्च करना शुरू करता है। क्या रैंडम होता है, क्या रैंडम सर्च कोई होता है, नहीं। क्या पैरेलल सर्च होता है, नहीं। ये होता है सीरियल सर्च, जो सीरियली चीजों को चेक करता है। जैसे जो एरे पे हम लिनियर सर्च लगाते हैं, वह सीरियली काम करता है। अगर हमारे पास एरे है और हमने इसमें मान लो कि कुछ एलिमेंट रखा हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट मान लो रखा हुआ है, और हमें जीरो को सर्च करना है कि जीरो इसमें है कि नहीं, तो अगर हम लिनियर सर्च लगाएंगे तो पहले चेक करेगा इसको सिक्वेंशियली, क्या 1 0 के बराबर है, नहीं। फिर यहाँ जाएगा, क्या जो 3 है वो 0 के बराबर है, नहीं। क्या जो 2 है 0 के बराबर है, नहीं। क्या जो 0 है 0 के बराबर है, यस। तो शुरू से चेक करेगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में चेक करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार मैंने आपको इसके बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है। जो बबल शॉट होता है इसका कितना होता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। इंसर्शन शॉट ओ ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन जो मर्ज शॉट होता है उसका होता है ओ ऑफ एन लॉग एन। तो सबसे छोटा कौन हो गया, मर्ज शॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार कराया हुआ है, और चूंकि लास्ट सेट है तो हम काफी सारे और क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि इससे बाहर चीजें में नहीं पढ़नी पड़ी। और जो टॉप के 210 हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। मैंने ये भी बताया हुआ कि कितने एल्गोरिथम्स हैं जो एमएसटी को फॉलो करते हैं, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा, प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स और एक होता है पीके, प्रिम्स और क्रुस्कल। राइट, फ्लोरेट वार्सल स्किप नहीं होता है, मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में, और निछत्रा के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आंसर क्या होता है, बी। लेकिन फिर भी आप इसको एक बार ध्यान रख सकते हैं, जो फ्लोरेट वार्सल होता है वो किसके लिए होता है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। यस, निछत्रा किसके लिए होता है, सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसका, निछत्रा का।
Which of the following searching technique did not get affected on increasing the size of search list? देखो, अगर आप बाइनरी सर्च का यूज करते हो तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते हो तो जो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर जो उसका कॉम्प्लेक्सिटी है वो अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप जब हैशिंग करते हो, हैश टेबल का यूज करते हो, तो ये तो सारा काम इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, अपडेशन हो गया, कोई भी काम को ओ ऑफ वन में कर देता है, राइट। तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम हैश फंक्शन का यूज करते हैं। जो लिनियर सर्च होता है जितना बढ़ाओगे उतना कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? सी। Let m and n be the number of edges and vertices in a graph G respectively. Which of the following is time complexity of the Kruskal's algorithm to find minimum spanning tree of G? तो देखो, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो क्रूस्कल एल्गोरिथम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या? O ऑफ m log m। इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। हालांकि इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे नहीं और ना ही आते हैं, लेकिन फिर भी ये जरूर आ सकता है कि जो प्रिम्स एल्गोरिथम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस क्या है, क्रूस्कल का क्या है, निछत्तर का क्या है। तो एक एक एल्गोरिथम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने पढ़ा दिया है। हमने उसका बाकायदा चार्ट बना के आपको थ्योरी क्लास में दे दिया है कि आपको उसको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, कैसे भी करना है वो दिमाग में रहना चाहिए। तो ये हमारा दोनों नहीं होता है। आंसर क्या होता है? बी। तो आप इसके बारे में यहां से पढ़ लेना। Which of the following inputs will give the worst case time for selection sort to sort an array in ascending order? तो देखो, जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है इसको कोई भी आप नंबर दे दो, मतलब कोई भी एरे दे दो, वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, रैंडम है, सबको करने में उसको O ऑफ n स्क्वायर टाइम लग ही जाएगा। और सबको करने में इसको जब O ऑफ n स्क्वायर टाइम ही लगेगा, अगर सबको करने में, क्योंकि कंपेयर तो करेगा ही, कंपेयर करेगा। आप भले इसको कैसे भी दे दो, जैसे मान लो कि अगर मैं लिख देता हूं जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ 0 2 7 ऐसे लिख दिया, यहाँ तक तो सॉल्ट है, यहाँ तक सॉल्ट है, यहाँ तक इधर से सॉल्ट है। तो लेकिन फिर से 0 जो है यहाँ आना चाहिए, 2 है जो फिर यहाँ आना चाहिए। तो अगर मैं कुछ पार्ट सॉर्टेड दे दूं, कुछ पार्ट अनसॉर्टेड दे दूं, फिर भी उसको करने में O ऑफ n स्क्वायर टाइम ही लगेगा वर्स्ट केस में। तो कोई भी हम नंबर दे दें, कोई भी सीक्वेंस दे दें, सबको करने में इसको O ऑफ n स्क्वायर टाइम लगेगा, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता ही है। तो इस केस में मोर देन वन, मतलब सारे के सारे हमारे केस सही है। लिनियर सर्च इज यूजफुल फॉर डेटा सेट्स डेटा। जो लिनियर सर्च है वो काफी छोटे जो डेटा सेट होते हैं उनके लिए काम आता है। लिनियर किसके लिए आता है? स्मॉल डेटा के लिए। इनसाइड एंड आर, देखो जो लिनियर सर्च है वो काम करता है किस पर? अनऑर्डर्ड पे। हालांकि ऑर्डर पे भी काम कर सकता है, लेकिन मोस्टली अनऑर्डर्ड पे काम करता है। जो बाइनरी सर्च होता है उसको चाहिए ऑर्डर्ड डेटा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको चाहिए। तो स्मॉल चाहिए और अनऑर्डर्ड, बिल्कुल सही बात। स्मॉल चाहिए, ऑर्डर्ड नहीं। लार्ज चाहिए नहीं। क्या होता है? एक। जो लिनियर सर्च होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को लिनियरली वो ट्रैवर्स करता है, लिनियरली सर्च करता है, तो जो छोटे टाइप के डेटा हो सकते हैं, मतलब जिनकी क्वांटिटी कम हो, उन पे काम करता है। और जरूरी नहीं है कि ये अनऑर्डर्ड ही रहे, ऑर्डर्ड रहेगा फिर भी उस पर काम कर जाएगा, लेकिन जो उसका बेस है वो है अनऑर्डर्ड। तो आंसर क्या होता है? ए। फॉर अ लिस्ट विथ n एलिमेंट्स, हाउ मेनी पासेस डज द बबल सॉर्ट मेक टू अरेंज द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर? देखो, जो बबल सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट वो स्वैपिंग पे काम करता है। स्वैपिंग, एलिमेंट को स्वैप करते रहता है, राइट। बबल मतलब जो बुलबुला उठाता है, राइट। तो जो स्वैपिंग करता है, अगर बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हमें अरेंज करना है तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करो, n-1। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे एक कम पास लेगा, उससे एक कम स्टेप्स में हम उसको अरेंज कर पाते हैं। आंसर क्या होता है? ए। इसको डायरेक्ट सीधे तौर पे याद रखना है, इसको समझना नहीं है, क्योंकि देखो जितना भी हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है या फिर इंसर्शन सॉर्ट है, जितने भी सॉर्ट्स हैं उनका मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस में क्या होता है, एवरेज केस में क्या होता है, बेस्ट केस में क्या होता है, एक एक चीज लिख के चार्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है अपने थ्योरी क्लास में। तो वहां आपको पढ़ना है, फिर से इसको प्रैक्टिस करना है। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम डज नॉट वर्क फॉर ग्राफ। जो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम होता है वह किस टाइप के ग्राफ पे काम नहीं करता है? तो बेलमैन-फोर्ड क्या होता है इसके बारे में हमने पहले से जान लिया है। डेट कंटेंस पॉजिटिव वेट ग्राफ, अगर पॉजिटिव वेट ग्राफ है
मतलब जिसका कुछ वेट है, हर एक ग्राफ का कुछ वेट होता है, हर एक एजेस का, तो क्या जिसका पॉजिटिव वेट है उस पर काम नहीं करता है, या फिर जिसका निगेटिव उस पर काम नहीं करता है? डेट कंटेन्स निगेटिव वेट साइकिल। एक मिनट, दो एक ही ऑप्शन लिखा गया। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम डज नॉट वर्क फॉर ग्राफ, किस ग्राफ पे काम नहीं करता है? डेट कंटेन्स पॉजिटिव नहीं, डेट कंटेन्स निगेटिव वेट साइकिल, एज निगेटिव वेट एज है, ओके। डेट कंटेन्स निगेटिव वेट साइकिल, इसका आंसर क्या होता है? सी। जो निगेटिव वेट वेट साइकिल मतलब अगर देखो जैसे ग्राफ है, साइकिल मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एज, फिर यहाँ से एज जा रहा है, तो फिर यहाँ से एज ऐसा जाए, मतलब एक साइकिल बन जा रहा है। जिसमें निगेटिव वेट साइकिल बन रहा है उस पर काम नहीं करता है। निगेटिव मतलब जिसका वेट अगर मान लो कि पूरा ऐड करने के बाद निगेटिव आ जाए, राइट, पूरा ऐड करने के बाद अगर निगेटिव आ जाए तो उस पर काम नहीं करता है। इसको सीधे तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और गाइज आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसका कीमत आपको सिर्फ 597 देखने को मिलेगा। इसमें जीके जीएस भी आपका कवर हो जाएगा और 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट के साथ ये जो कोर्स है सारे प्लेटफॉर्म का एमसीक्यू आपको करा देगा। एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और पूरा सिलेबस का थ्योरी आपको काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। तो ऐप और जो कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे वेबसाइट से या फिर ऐप से इसको इनरोल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आए कभी भी तो तुरंत इस नंबर पे हमें मैसेज करना है। नेक्स्ट, बैक ट्रैकिंग यूजेज डैश नोड जनरेशन डैश बाउंडिंग फंक्शन। देखो जो बैक ट्रैकिंग होता है, बैक ट्रैकिंग ये आपको पता है रिकर्सन पे काम करता है, रिकर्सन पे। और जो रिकर्सन होता है वो किस पे काम करता है? स्टैक बेस्ड, मतलब डीएफएस पे काम करता है। रिकर्सन डीएफएस पे काम करता है, स्टैक पे डीएफएस पे काम करता है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो बीएफएस हो जाएगा नहीं, बीएफएस हो जाएगा नहीं, डीएफएस, ओके। विथ बाउंडिंग फंक्शन के हेल्प से, तो विथ बाउंडिंग फंक्शन हमारा देखने को यहाँ मिलेगा। जो बैक ट्रैकिंग होता है वो रिकर्सन पे काम करता है, जो रिकर्सन होता है वो डीएफएस को फॉलो करता है, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, पहले जितना नीचे जा सकता है जाएगा, फिर बैक ट्रैक करेगा। पहले जितना नीचे हो सकता है चले जाएगा, फिर बैक ट्रैक करेगा। तो आंसर क्या होता है? सी। Which of the following is not an NP complete problem? देखो जो NP complete है, NP हार्ड है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन सिलेबस में दिया है तो उसके एक आध क्वेश्चन करना बनता है, राइट। तो पहले हम जानते हैं NP complete क्या होता है। NP complete प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, तभी हम बोलेंगे कि जब वो NP में है, मतलब नॉन पॉलिनोमियल में है, जब उसका इट्स सॉल्यूशंस कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। अगर उसके सॉल्यूशन को हम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं तो बोलते हैं कि वो एनपी में है, मतलब नॉन पॉलिनोमियल। एंड उसको एनपी हार्ड हम तब बोलेंगे जब एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी रिड्यूस टू इट्स पॉलिनोमियल टाइम। एनपी हार्ड हम तब बोलते हैं जब जितने भी प्रॉब्लम होता है जो एनपी में होता है उसको हम पॉलिनोमियल टाइम में ड्राइव कर सकते हैं तब। बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इसको इतना ही समझना है, राइट। तो कौन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है? द क्लिक प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जो एनपी कंप्लीट नहीं है, बाकी एनपी कंप्लीट है, मतलब इसको पॉलिनोमियल टाइम में हम वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो देखो जो 210 क्वेश्चन है, 210 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। आपको लग रहा है काफी सारे क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको लग रहा है यार ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या करें? तो उसको सीधे तौर पे याद करना है। याद 210 क्वेश्चन है, इसको अगर आप 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं, नजर नजर में अगर आप पीपीटी को देख लेते हैं, तो मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम में इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर पूछ देगा कि जो क्लिक प्रॉब्लम है वो एनपी कंप्लीट है कि नहीं, तो चूंकि आपने ऑप्शन अभी पढ़ लिया है और 2-3 बार आपने देख लिया, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि जो क्लिक प्रॉब्लम है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट, इन अ बाइनरी मैक्स हीप कंटेनिंग n नंबर्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन। देखो जो बाइनरी मैक्स हीप होता है, मैक्स हीप, उसमें जो सबसे टॉप का एलिमेंट होता है, सबसे टॉप का एलिमेंट, जो सबसे टॉप का एलिमेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब मैक्सिमम मैक्स। और जो सबसे मतलब सबसे टॉप का एलिमेंट सबसे बड़ा होता है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर सर्च करेंगे क्या बड़ा है, फिर यहाँ जाएंगे, सबको हम सर्च करेंगे तो देखेंगे सबसे नीचे
हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा। तो क्या O ऑफ 1 टाइम लग जाएगा, मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट को हमें ट्रावर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल। क्या O ऑफ 1 लग जाएगा, मतलब पहली बार में ही मिल जा रहा है, तो मैक्सिमम एलिमेंट है, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, नहीं मिलेगा। लॉग 2 में आधा पार्ट में मिलेगा, नहीं, हमें O ऑफ n टाइम लगेगा। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ इंटीग्रल पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैज कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, बोल रहा है कि दी गई इंटीग्रल पॉलिनोमियल इक्वेशन की सिस्टम का इंटीग्रल सॉल्यूशन खोजने की समस्या की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? पॉलिनोमियल टाइम है, एक्सपोनेंशियल टाइम है, वो है अनडिसाइडेबल, इसको डिसाइड करना मुश्किल है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट? तो ये होता है डायरेक्ट O ऑफ n स्क्वायर। मैंने आपको इंसर्शन का, सिलेक्शन का, बबल का सबका पता है कितना होता है O ऑफ n स्क्वायर, मैंने कितना बार इसको करा दिया है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स, जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या उसके टफनेस को दिखाता है, परफॉर्मेंस को दिखाता है? जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दिखाता है कितना तगड़ा परफॉर्म कर रहा है जो एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और कितना उसका परफॉर्मेंस तगड़ा है। एडजेसेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इन, मैंने आपको अभी बताया था कि जो बबल सॉर्ट है उसमें स्वैपिंग टेक्निक पे काम होता है, मैंने इसी वीडियो में बताया था। ये होता है हमारा बबल सॉर्ट में। इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग डायरेक्ट नहीं होता। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, एलिमेंट को हम शिफ्ट करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, इसको मिनिमम एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर स्वैप करते हैं फर्स्ट अनसॉर्टेड से, लेकिन बगल के जो एडजेसेंट एलिमेंट हैं, जैसे मान लो ए 50 है और ये 40 है, तो इससे हमारा स्वैप नहीं होगा। ये होता है सिर्फ बबल सॉर्ट में, जो एडजेसेंट एलिमेंट होता है कहाँ सेट होता है, बबल सॉर्ट में। Conditional asymptotic notation allows for a more nuanced analysis of algorithm behavior under specific conditions. This particularly useful when, ये समझ में नहीं आया हिंदी पढ़ो। विशिष्ट परिस्थितियों में एल्गोरिदम के व्यवहार का अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन उपयोगी होती है, या विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब, हिंदी और समझ में नहीं आया फिर से समझते हैं। बोला जो कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, जैसे हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, जैसे ओमेगा एन, फिर हमारा थीटा एन, बिग O ऑफ n, इस टाइप के जो नोटेशन है, जैसे ओमेगा, बिग O और थीटा, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अलाउज फॉर मोर नॉइज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो ये हमें अलाउ करता है कि जो एल्गोरिथम है उसका एनालिसिस हम अच्छे से कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे। किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे एक कब हमें हेल्प करता है, कब करता है, जब हमें इनपुट पता होता है कि किस टाइप के इनपुट हम दे रहे हैं, तभी करता है ना। ए प्रीवियस ईयर का एक्चुअल आस्ट पेपर है, मतलब क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एल्गोरिथम का बिहेवियर वेरी करता है कुछ सर्टेन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि हम किस टाइप के इनपुट दे रहे हैं उस पे वेरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज यूज्ड टू फिगर Which of the following shapes is used in figure to represent special decision making? डिसीजन कैसे होता है, डिसीजन होता है डायमंड में। डायमंड कौन है, ये। ओवल में क्या होता है, ओवल में मतलब एक होता है स्टार्टिंग और एंडिंग, और जो ओवल सॉलिड लाइन होता है वो होता है बिगनिंग और एंडिंग, दोनों का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग ही है। Which of the following sorting algorithm will be fastest if the given list is sorted? देखो जो लिस्ट है अगर सॉर्टेड है, मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कौन फास्ट काम करेगा। बबल सॉर्ट, देखो बबल सॉर्ट काम नहीं करता है, लेकिन मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है ये काम करता है। इंसर्शन सॉर्ट है ये काम करेगा, सिलेक्शन सॉर्ट काम नहीं करेगा, तो मोर देन वन हमारा काम करेगा। अगर मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है तो इसमें अगर हम फ्लैग लगा देंगे तो काम कर जाएगा इंसर्शन सॉर्ट, जो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर O ऑफ n में हमारा बेस्ट केस टाइम कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन जो सिलेक्शन सॉर्ट है कुछ भी कर लो O ऑफ n स्क्वायर टाइम ही देगा। इन हैशिंग an identifier to uniquely identify the data is called, उसको हम क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर, इसको बोलते हैं की, क्या बोलते हैं इसको, की, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो स्टेबल कौन कौन के हैं, माइक, RBB, मतलब मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, फिर हमारा क्या होता है किसी से काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग R से, रेडिक्स सॉर्ट, B से बबल सॉर्ट, और B से बकेट सॉर्ट। माइक RBB ये होते हैं सारे के सारे स्टेबल
और इनके अलावा कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम दिख जाए तुरंत उसका कान पकड़ के बोलना है कि तुम अनस्टेबल है। तो इंसर्शन इसमें है, हाँ है। इसमें सिलेक्शन है, नहीं है। बबल है इसमें, हाँ बबल है। तो बोला कौन सा स्टेबल नहीं है, कौन नहीं है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन स्टेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, आप इस ट्रिक को आपको सिंपली इसको ध्यान रखना, याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन द क्विक सॉर्ट। देखो अब चाहे आपके पास मर्ज सॉर्ट हो, चाहे क्विक सॉर्ट हो, या फिर बाइनरी सर्च हो, बाइनरी सर्च सब किस पे काम करता है, डिवाइड, डिवाइड एंड कनकर। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। किस पे काम करता है, डिवाइड एंड कनकर। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, एल्गोरिथम दैट यूजेस टेप या डिस्क, खत्म हजार हो गया इसका। एल्गोरिथम दैट इज मेन मेमोरी, बिल्कुल मेन मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी है, उसको बोलते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। एल्गोरिथम दैट इज स्वैपिंग, नहीं, क्या होता है, बी। इफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड इज स्मॉल, अगर स्मॉल डेटा पे काम करना है तो कौन सा सॉर्टिंग चाहिए, क्या मर्ज चाहिए, ये लार्ज डेटा पे काम करता है, हीप चाहिए, बहुत बड़े डेटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन सॉर्ट जो छोटे डेटा पे काम करेगा। और इसी के साथ हमने टॉप के 205 क्वेश्चंस को कर लिया है। इसमें 25 क्वेश्चंस ही था, 205 क्वेश्चंस को, इसको 2 से 3 बार रिवीजन एक की तरह काम करेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें समझ में आ गई हैं, मैंने सारी चीज़ें पढ़ लिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप काफ़ी सारी चीज़ भूल जाएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप रिवीजन करते रहें, इस कोर्स को लेकर अच्छे से पढ़ें, 2 से 3 बार एक एक वीडियो को देख दें, एक एक मॉक टेस्ट को अटेंड कर लें, और फिर देखिए आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में मैं बोलना भूल जा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट होगा तो आपको तुरंत मैसेज करना, हम लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।